आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट की। अब ये सिर्फ हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। मतलब अगर हम दिल्ली मेट्रो को ही ले लें, जो अब इंटरनेशनली अपने कदम बढ़ा रही है। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। देखिए, 2002 में जब डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी, तब हम बाहर से तकनीक मंगा रहे थे। लेकिन अब संजय जुमार जी के नेतृत्व में जो नई डीएमआरसी इंटरनेशनल लिमिटेड बनी है, वो दुनिया के दूसरे देशों को मेट्रो बनाने की कंसल्टेंसी दे रही है। मतलब हम तकनीक के आयातक से सीधे निर्यातक बन गए। बिल्कुल, हम अब दुनिया को बता रहे हैं कि मेट्रो कैसे बनानी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, जो चीज हम निर्यात कर रहे हैं वो सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं है। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो कमाल का है। जैसे मेट्रो में जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल होती है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं तो हैरान ही रह गया। हाँ, वो कंसेप्ट ही बहुत दिलचस्प है। मतलब एक आम गाड़ी जब ब्रेक लगाती है, हाँ। तो क्या होता है, ब्रेक पैड घिसते हैं और जो गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है, हवा में उड़ जाती है। लेकिन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में पूरा गेम ही बदल जाता है। होता क्या है कि जब मेट्रो का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो पहियों में लगी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, वो अचानक जनरेटर का काम करने लगती है। अच्छा। हाँ, वो ट्रेन की उसी गतिज ऊर्जा को वापस खींच लेती है और उसे बिजली में बदल देती है। और ये बिजली वापस पावर ग्रिड में चली जाती है, जिससे उसी लाइन पर चलने वाली कोई दूसरी ट्रेन इस्तेमाल कर सकती है। अरे वाह, ये तो मतलब कचरे को वापस खजाने में बदलने जैसी बात हो गई। चलता फिरता पावर प्लांट बन गई ट्रेन। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम अपनी ऊर्जा खुद रिसाइकिल कर रहा है। और पता है, जब मैं इस बर्बाद चीज को वापस खजाने में बदलने वाले कंसेप्ट के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि यही सेम सोच हमें भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो दिख रही है। आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? वो जो रिजर्व बैंक का नया उद्गम पोर्टल आया है, UDGAM। बैंकों में पड़े जो लावारिस जमा खाते होते हैं, अनक्लेम डिपॉजिट्स, जिन्हें 10 साल या उससे ज्यादा समय से किसी ने छुआ तक नहीं है, उन्हें खोजने के लिए ये पोर्टल बना है। हाँ, एकदम सही एनालॉजी पकड़ी आपने। ये भी इकोनॉमी के लिए एक तरह की रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ही तो है। जो पैसा सिस्टम में पड़ा था, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा था, उसे वापस मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में खींचना। बिल्कुल। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI बहुत मजबूत हो गया है। और DPI का जो ये अगला चरण है, DPI 2.0, वो तो और भी महत्वाकांक्षी है। मैंने पढ़ा कि सरकार का 2035 तक का लक्ष्य है कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया जाए। और इंडिया स्टैक जो है, जिसमें आधार, UPI, डिजीलॉकर आते हैं, वो आज 50 से ज्यादा देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसी की बदौलत 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT मुमकिन हो पाया है। लेकिन यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब एक बड़ा विरोधाभास लगता है। बताइए, क्या सवाल है? हम एक तरफ 50 देशों को अपना डिजिटल स्टैक दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम ग्लोबल मंच पर डेटा संप्रभुता या डेटा सॉवरेंटी की बात भी बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं कि हर देश का डेटा उसी की सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। तो क्या ये दोनों बातें आपस में टकराती नहीं है? अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे UPI का ढांचा इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या हम उनका डेटा कंट्रोल नहीं कर रहे? ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, लेकिन इसका जवाब इसके टेक डिजाइन में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, हम दुनिया को एक बेहद एडवांस्ड और सेफ तिजोरी बनाने की तकनीक सिखा रहे हैं। हम उन्हें उस तिजोरी का नक्शा दे रहे हैं, लेकिन एक बार जब वो तिजोरी उनके देश में बन जाती है, तो उसके अंदर रखा जो खजाना है, यानी वहां के लोगों का डेटा, वो पूरी तरह से उसी देश का रहता है। अच्छा। हाँ, हमारे पास उस तिजोरी की कोई चाबी नहीं होती। इसी को डेटा संप्रभुता कहते हैं। हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, डेटा नहीं मांग रहे। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट कूटनीति है। मतलब आप टूल दे रहे हैं पर प्राइवेसी में दखल नहीं दे रहे। बिल्कुल, और यही वजह है कि इतने सारे देश इंडिया स्टैक को अपना रहे हैं। उन्हें डर नहीं है कि कोई बाहरी ताकत उनका डेटा चुरा लेगी। सही बात है। खैर, ये तो हुई डिजिटल कनेक्टिविटी की बात। अब थोड़ा जमीन और आसमान की कनेक्टिविटी की तरफ मुड़ते हैं। एविएशन सेक्टर। हाँ, हाल ही में एयर इंडिया ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना नया रीजनल हब बनाया है। UP का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है ये। और इसके पीछे जो हब एंड स्पोक मॉडल काम कर रहा है ना, वो एविएशन के लिहाज से बहुत एफिशिएंट है। ये हब एंड स्पोक मॉडल जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, स्पोक मतलब छोटे शहर और हब मतलब एक बड़ा सेंटर। अब पूर्वांचल या बिहार के लोगों को
इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई भागने की जरूरत नहीं है। वो सीधे छोटे शहरों से वाराणसी आएंगे, जो कि हब है, और वहां से दुनिया भर में उड़ जाएंगे। इससे एयरलाइंस का फ्यूल और लोगों का टाइम दोनों बचता है। और जब उड़ान की बात हो रही है तो उसके पीछे की साइंस को कैसे भूल सकते हैं? मतलब मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि सैकड़ों टन भारी लोहे की मशीन हवा में टिक कैसे जाती है। इसके पीछे का जो मैजिक है वो बर्नौली का सिद्धांत है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। हाँ, जो फ्लूइड डायनामिक्स या तरल गतिकी का एक बहुत ही सुंदर नियम है। बिल्कुल। होता क्या है कि विमान के जो पंख होते हैं उनका आकार ऊपर से थोड़ा घुमावदार होता है और नीचे से लगभग सपाट। जब प्लेन रनवे पर दौड़ता है तो पंख के ऊपर वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वो बहुत तेजी से बहती है। और बर्नौली का नियम यही कहता है ना कि जहां हवा की स्पीड तेज होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। एकदम सटीक। तो पंख के ऊपर हवा का दबाव कम हो गया और नीचे जहां हवा धीमी है वहां दबाव ज्यादा है। तो ये जो नीचे का ज्यादा दबाव है ये प्लेन को ऊपर की तरफ धकेलता है। इसी को हम लिफ्ट कहते हैं। ये पूरी तरह से प्रकृति और विज्ञान का एक बहुत नाजुक संतुलन है। नाजुक संतुलन, सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन मुझे लगता है कि इस विकास की अंधी दौड़ में हम उस नाजुक संतुलन को जमीन पर बिगाड़ रहे हैं। आप पर्यावरण वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं? हाँ, हम बर्नौली के सिद्धांत से हवा में तो उड़ रहे हैं लेकिन जमीन पर दम घोंट रहे हैं। भारत के CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नई रिपोर्ट आई है जम्मू कश्मीर पर, वो बहुत डराने वाली है। जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी के कार्यकाल की वो रिपोर्ट, उसके आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि अतिक्रमण के कारण कश्मीर की 74% झीलें सिकुड़ गई हैं। इसमें एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील और डल झील भी शामिल हैं। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बदलाव नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम की मौत है। जब झीलों के आसपास कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जाता है तो बारिश का पानी झीलों तक पहुंच ही नहीं पाता। और जो सीवेज और कचरा झीलों में गिर रहा है वो एक अलग ही साइंटिफिक प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। पानी के ऊपर कचरे और काई की इतनी मोटी परत जम जाती है कि ऑक्सीजन का पानी में घुलना ही बंद हो जाता है। हाँ, ऑक्सीजन का विसरण या डिफ्यूजन रुक जाता है और सरफेस टेंशन भी बिगड़ जाता है। बिना ऑक्सीजन के पानी के अंदर की मछलियां और पौधे मरने लगते हैं। झील लिटरली दम तोड़ देती है। यही तो हमारे विकास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम टूरिज्म बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी प्राकृतिक सुंदरता को मार रहे हैं जिसे देखने टूरिस्ट आते हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि विकास और पर्यावरण कभी एक साथ नहीं चल सकते? क्या हमें कुछ चुनना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा काउंटर एग्जाम्पल भी है हमारे पास, सिक्किम का मॉडल। अरे हाँ, सिक्किम का 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल। इस साल उसे पूरे 10 साल हो गए हैं ना? बिल्कुल। 2016 में उन्होंने बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया था और केमिकल फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से बैन कर दिया था। शुरू में तो मुझे याद है लोग कह रहे थे कि इससे खेती बर्बाद हो जाएगी, पैदावार गिर जाएगी। हाँ, डर तो था, लेकिन आज 10 साल बाद रिजल्ट्स देखिए। किसानों की आय और टूरिज्म दोनों में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। वहाँ बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो मिट्टी भी शुद्ध हो गई है और पानी के स्रोत भी साफ हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सबक है पूरी दुनिया के लिए। और पता है, जब हम रासायनिक खादों की बात करते हैं तो वो काफी हद तक पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन से ही बनते हैं। पेट्रोकेमिकल्स। हाँ, और पेट्रोलियम से मुझे याद आया कि आजकल ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में भी तो एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। UAE और ओपेक के बीच का जो विवाद है। ओपेक यानी वो संगठन जो तेल निर्यातक देशों का है। ये तो 1960 से वियना में बैठकर पूरी दुनिया का तेल कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो ओपेक ही तय करता है कि मार्केट में कितना तेल जाएगा ताकि कीमतें हमेशा ऊंची रहें। एक तरह की बनावटी कमी पैदा कर देते हैं, जिसे आर्टिफिशियल स्कार्सिटी कहते हैं। और UAE की प्रॉब्लम यही है। UAE ने तेल निकालने की अपनी क्षमता बहुत बढ़ा ली है, लेकिन ओपेक के कोटे के चक्कर में वो तेल बेच नहीं पा रहा। और UAE को पता है कि दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, तो जब तक तेल बिक रहा है बेच लो। बिल्कुल। मतलब ये पूरा सिस्टम ही दबाव की राजनीति पर टिका है। जैसे कच्चे तेल को जमीन से निकालने के लिए भारी भौतिक दबाव लगता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वैसे ही ओपेक पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर एक अदृश्य दबाव बनाए रखता है। सही कहा। सप्लाई लाइन को टाइट रखो और दुनिया को कंट्रोल करो। लेकिन ये जो भू राजनीतिक दबाव है ना, ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस में एक ऐसा साइंस प्रोजेक्ट चल रहा है जो इस पूरी तेल के राजनीति को ही म्यूजियम में रख देगा।
आप ITR प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला? हाँ, ITR, जिसमें भारत भी एक बहुत अहम सदस्य है। अभी वहाँ टोकामक रिएक्टर का एक बहुत बड़ा टेस्ट सफल हुआ है। ये फ्यूजन वही है ना जो सूरज में होता है? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो तो विखंडन या फिशन पर काम करते हैं, जहां यूरेनियम को तोड़ा जाता है और रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। 2 हल्के हाइड्रोजन के परमाणुओं को जोड़कर हीलियम बनाया जाता है। तो इससे कचरा नहीं निकलता? ना कोई ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ना ही कोई ऐसा रेडियो एक्टिव कचरा जिसे हजारों साल तक छुपा कर रखना पड़े। और ऊर्जा मिलती है असीमित। पर एक सेकंड रुकिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए उसे सूरज के कोर से भी ज्यादा गर्म करना पड़ता है, कुछ 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी में तो धरती की कोई भी मशीन पिघल जाएगी ना, तो फिर ये होता कैसे? बस यहीं पर वो टोकामैक रिएक्टर का जादू है। इसे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, जब गैस इतनी ज्यादा गर्म होती है तो वो प्लाज्मा बन जाती है और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। टोकामैक रिएक्टर में बहुत ही पावरफुल चुंबक लगे होते हैं जो इस 15 करोड़ डिग्री वाले प्लाज्मा को हवा में ही लटका कर रखते हैं। अच्छा, तो वो दीवारों को छूता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड के पिंजरे में कैद रहता है। यार, ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। चुंबक के पिंजरे में सूरज को कैद करना। जरा सोचिए, अगर ये तकनीक पूरी तरह सफल हो गई तो क्या होगा? तो दुनिया की ऊर्जा की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ओपेक जैसे संगठन जो आज तेल की एक एक बूंद के लिए दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, वो तो रातों रात बेईमानी हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट की पूरी कूटनीति ही ढह जाएगी। एकदम सही बात है। जब ऊर्जा की कमी ही नहीं होगी तो तेल के लिए लड़ाई क्यों होगी? सुनने में तो ये असीमित ऊर्जा का आइडिया बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन मुझे इंसानी फितरत से थोड़ा डर लगता है। इतिहास गवाह है कि जब भी हमें कोई चीज असीमित मिली है, हमने उसका गलत इस्तेमाल ही किया है। जैसे अभिव्यक्ति की आजादी। इंटरनेट ने हमें बोलने की असीमित ताकत दे दी है, और उसका नतीजा हम हेट स्पीच के रूप में रोज देखते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। और शायद इसीलिए समाज में नियमों और सीमाओं का होना बहुत जरूरी है। बिना बाउंड्री के असीमित ताकत सिर्फ तबाही लाती है। बिल्कुल, और इसी संतुलन को बनाने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर एक बहुत सख्त रुख अपनाया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता है, यानी BNS, उसी के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हर राज्य में इसके लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। कोर्ट ने एक और बहुत जरूरी बात कही है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें बोलने की आजादी मिलती है, वो कोई अनलिमिटेड राइट नहीं है। उस पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। लेकिन यहीं आकर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। एक लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना आपका हक है, लेकिन वो आलोचना कब हेट स्पीच बन जाती है, इसकी लकीर खींचना बहुत मुश्किल है। वही तो, मेरे लिए जो बस एक कड़वी राय है, हो सकता है किसी और के लिए वो समाज में नफरत फैलाने वाली बात हो। तो ये तय कौन करेगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की लिमिट क्या है? ये लकीर खींचना कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ती है ना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी दिखता है। शिक्षा का अधिकार यानी RTE एक्ट, जो 2010 में लागू हुआ था। हाँ, 2002 के 86वें संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। बिल्कुल। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो RTE के नेबरहुड स्कूल वाले नियम से भाग नहीं सकते। उन्हें 25% सीटें EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को देनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ भी एक तरह की सामाजिक लकीर खींची जा रही है। समाज का वो हिस्सा जो पीछे छूट गया था, उसे बराबरी का मौका दिया जा रहा है। ही क्लासरूम में साथ बैठेंगे तो शायद भविष्य में हेट स्पीच जैसी चीजें अपने आप कम हो जाए, क्योंकि उनमें बचपन से ही एक दूसरे के प्रति समझ होगी। मतलब देश के अंदर शांति के लिए स्पष्ट नियम और कूटनीति बहुत जरूरी है, और यही चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती है। बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल पर बिना बातचीत के शांति कैसे आएगी? अभी हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी गए थे। हाँ, SCO में अब 9 सदस्य हो गए हैं। ईरान सबसे नया जुड़ा है। भारत और पाकिस्तान तो 2017 में जुड़े थे, और भारत ने उस मंच पर साफ कह दिया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अब सोचिए, आप एक ही टेबल पर उन पड़ोसियों के साथ बैठे हैं जिनके साथ आपका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इसी को तो कूटनीति कहते हैं।
और इसी बातचीत का एक और रूप हमें भारत और चीन के बीच संभावित वुहान 2 समिट में देखने को मिल सकता है। 2018 में पहली बार वुहान में अनौपचारिक बातचीत हुई थी ना? हाँ, और अब इस दूसरे समिट का मेन फोकस LAC और खासकर मैकमोहन रेखा पर जो तनाव है उसे कम करना है। ये मैकमोहन रेखा वाला विवाद भी बिल्कुल हेट स्पीच वाली लकीर खींचने जैसा ही है। जब दो बड़े देश इतिहास के अपने अपने चश्मे से नक्शे पर लकीरें खींचते हैं तो टकराव तो होगा ही। इसीलिए तो ये इनफॉर्मल समिट जरूरी होते हैं, जहां कड़े प्रोटोकॉल से हटकर बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि ये सब कुछ एक बड़े ग्लोबल तंत्र का ही हिस्सा है। तो आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ऐसे ही नए सवाल पूछते रहिए।